मैं हूं आपका होस्ट गिरीश। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो कोई कल्पना नहीं बल्कि एक सच्चा अनुभव है। ये कहानी मुझे आरव नाम के एक शख्स ने खुद सुनाई थी। उसकी आवाज में जो कंपन था वो अब भी मेरे जहन में गूंजता है। मगर सुनने से पहले एक चेतावनी जरूरी है। ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये आपके जहन की गहराइयों तक उतर जाएगी। अगर आपका दिल कमजोर है या आप अकेले हैं तो इसे रात में बिल्कुल मत सुनिए, क्योंकि ये कहानी एक ऐसी चीज से जुड़ी है जिसे हम कहते हैं रेजिडुअल मेमोरी, यानी कोई ऐसी स्मृति जो कभी मिटती नहीं, जो दीवारों, जगहों और आत्माओं के भीतर कैद रह जाती है। ये सिर्फ डर नहीं, एक मनोवैज्ञानिक दहशत है जो आपको महसूस होगी धीरे धीरे आपकी हड्डियों तक। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए उस याद की परतों को खोलते हैं जहां डर अब भी जिंदा है। उस डरावनी स्मृति की कहानी का नायक है आरव, नवरंगपुर गांव का रहने वाला एक होशियार, जिज्ञासु और तार्किक सोच वाला युवा। उसकी उम्र कोई 21-22 साल रही होगी, लेकिन सोच बहुत गहरी थी। वो ज़ूलॉजी ऑनर्स में पढ़ाई कर रहा था। जानवरों की बनावट, व्यवहार और विकास के रहस्यों को समझने में उसे गहरी रुचि थी। पर एक चीज थी जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। वो किसी भी अलौकिक या अंधविश्वास की बातों में जरा भी यकीन नहीं करता था। भूत प्रेत, आत्माएं, टोने टोटके, उसके लिए ये सब सिर्फ मानसिक भ्रम थे। उसका मानना था कि डर एक रासायनिक प्रतिक्रिया है, दिमाग की एक चाल, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। जो दिखे नहीं वो होता नहीं, यही उसका सीधा और कट्टर विश्वास था। पढ़ाई के सिलसिले में उसे अपने गांव नवरंगपुर से दूर धौलापुर कस्बे में शिफ्ट होना पड़ा। एक नया माहौल, नए लोग और एक ऐसी जगह जो उसकी तर्कशील सोच को धीरे धीरे चकनाचूर कर देने वाली थी। आरव हर चीज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखता था, पर धौलापुर में जो कुछ उसने देखा वो विज्ञान की सीमाओं से कहीं आगे था। धौलापुर पहुंचते ही आरव ने सबसे पहले रहने के लिए कोई जगह तलाशनी शुरू की। कॉलेज दूर था और हॉस्टल पहले ही फुल हो चुका था। दिन भर की भाग दौड़ के बाद एक एजेंट ने उसे एक मकान दिखाया, शहर के बाहरी किनारे पर, जहां आबादी थोड़ी कम थी और सड़कें सुनसान सी। मकान को देखकर आरव एक पल के लिए चुप रह गया। एक 2 मंजिला इमारत, 3 कमरे, 2 बाथरूम, एक बड़ा किचन, और वो भी इतनी साफ सुथरी कि मानो किसी ने अभी अभी रंग रोगन कराया हो। दीवारों पर नमी का कोई निशान नहीं, फर्श चमकदार, खिड़कियां मजबूत और दरवाजों की चटकाहट तक न के बराबर। कितने साल पुराना है ये मकान? आरव ने संदेह से पूछा। एजेंट ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, बस 2-3 साल पहले ही बना है, लेकिन खाली पड़ा था, कोई टिका नहीं ज्यादा दिनों तक। आरव ने ये बात सुनी तो जरूर, मगर अपनी तर्कशील सोच से उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। मगर जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वो थी किराए की रकम सिर्फ 1000 रुपये प्रति महीना। आरव के माथे पर पहली बार हल्की सी शिकन उभरी। इतनी जगह, इतने कम में, कुछ तो अजीब था। उसने एजेंट से पूछा, इतना सस्ता क्यों है ये मकान? एजेंट की मुस्कान थोड़ी टेढ़ी हुई। शहर से दूर है ना, लोग आना पसंद नहीं करते। आरव को जवाब अधूरा लगा, पर फिर उसने सोचा, डरपोक होंगे लोग, मैं तो ऐसा नहीं हूं। और इसी सोच के साथ आरव ने वो मकान ले लिया, बिना ये जाने कि उसने सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक स्मृति का पिंजरा चुन लिया है, जहां कुछ था जो अब भी वहीं था और जाग रहा था। आरव को जल्दी ही एहसास हुआ कि उस सुनसान इलाके में अकेले रहना उतना आसान नहीं होगा जितना उसने सोचा था। रात के अंधेरे में वो मकान अजीब सा सन्नाटा ओढ़ लेता था, जिसमें हवा भी धीरे चलती और दीवारें भी कुछ कहती सी लगती। कुछ सोच विचार के बाद आरव ने अपने 2 पुराने दोस्त विवेक और नील को भी वहीं बुला लिया। तीनों की दोस्ती कॉलेज के दिनों से थी। हंसी मजाक, बहसें और लंबी रातों तक चलने वाली बातचीतें उनकी आदत में थीं।
आरव को लगा कि अगर ये दोनों उसके साथ होंगे तो वो मकान भी थोड़ी देर में घर जैसा लगने लगेगा। तीनों ने मिलकर ऊपर वाले कमरे को रहने के लिए चुना। वहां 2 बड़ी खिड़कियां थीं जो जमीन से काफी ऊंचाई पर खुलती थीं, इतनी ऊंचाई पर कि कोई बाहर से उन्हें छू भी नहीं सकता था। उन खिड़कियों से कभी कभी ठंडी हवा का झोंका आता जो दिन में अच्छा लगता, पर रात को अजीब सा एहसास छोड़ जाता। आरव ने जब मकान मालकिन कविता आंटी से बात की कि वे ग्राउंड फ्लोर को बंद करवा दें, तो उन्होंने बिना कोई सवाल किए हामी भर दी। नीचे तो कोई आता जाता नहीं, बंद ही रहने दो बेटा, उनका जवाब था। और उनके चेहरे पर छिपी हल्की सी राहत आरव की नजरों से बच न सकी। विवेक ने मजाक में कहा था, नीचे कोई भूत वूत तो नहीं बंद कर रखा आंटी ने? कविता आंटी ने बस मुस्कुराकर खामोशी ओढ़ ली। और यही वो चुप्पी थी जो आगे चलकर चीख में बदलने वाली थी। शिफ्टिंग के अगले ही दिन जब तीनों दोस्त बाहर चाय पी रहे थे, तभी पास के घर से एक अधेड़ उम्र का आदमी उनके पास आया। सफेद बाल, माथे पर टीका और चेहरे पर कुछ ऐसा तनाव जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। शुक्ला भैया नाम है मेरा, उन्होंने खुद को परिचय करवाते हुए कहा। पिछले 20 साल से यहीं रह रहा हूं और एक सलाह देने आया हूं बेटा। तीनों ने उत्सुक होकर उनकी तरफ देखा। शुक्ला भैया ने बिना भूमिका के सीधे कहा, अकेले मत रहना इस घर में कभी भी। उनकी आवाज धीमी थी, मगर उसमें एक ऐसी गूंज थी जो आरव के भीतर तक उतर गई। विवेक ने हंसी में बात टालनी चाहिए। क्यों भैया, कोई आत्मा रहती है क्या? शुक्ला भैया मुस्कुराए नहीं, बल्कि और गंभीर हो गए। डर मजाक की चीज नहीं होती बेटा, और यहाँ की हवा हल्की नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी हलचल महसूस हो, तो बिना झिझक मेरे पास चले आना, दिन हो या रात, कभी भी। फिर उन्होंने जो कहा उसने थोड़ी देर के लिए माहौल को और भी भारी कर दिया। नीचे जो छोटा मंदिर है ना, उसमें कभी मत जाना। और हां, अगर मांसाहारी खाना खा रहे हो तो उसके पास भी मत फटकना। नील ने हल्के अंदाज में कहा, मतलब पूजा में पवित्रता का मामला है क्या? शुक्ला भैया कुछ क्षणों के लिए चुप रहे, फिर बोले, पवित्रता से ज्यादा सुरक्षा का मामला है। उनकी आंखों में जो कुछ पल के लिए चमक आई थी वो कोई चेतावनी नहीं, अनुभव था। पर आरव और उसके दोस्त, जो हर चीज को तार्किक दायरे में ही देखना पसंद करते थे, उन्होंने शुक्ला भैया की बातों को गांव की पुरानी सोच, संयोग और शायद डर फैलाने की आदत मानकर हंसी में उड़ा दिया। उन्हें क्या पता था, डर कभी कभी मजाक की शक्ल में ही दाखिल होता है जिंदगी में। शुरुआती 2 महीने सब कुछ सामान्य, शांत और सहज। न कोई अजीब आवाज, न कोई परछाई, न ही किसी डर की आहट। मकान जो पहले रहस्यमय लग रहा था, अब एक आरामदायक ठिकाना बन गया था। सुबह होते ही कविता आंटी आ जाती थीं किराया लेने, हमेशा मुस्कुराती, लेकिन शाम ढलने से पहले ही वो मकान से कोसों दूर चली जाती। जब भी नील या विवेक पूछते, आंटी कभी बैठा भी कीजिए, तो वो टाल मटोल करते हुए बस इतना कहती, शाम के बाद मेरी तबीयत यहां ठीक नहीं रहती बेटा। आरव ने सोचा, बुजुर्गों की आदत होती है ऐसे बहाने बनाने की, और फिर वो अपने बाकी कामों में व्यस्त हो जाता। तीनों दोस्त अब उस मकान को घर जैसा ही समझने लगे थे। कभी देर रात तक मूवी देखते, कभी छत पर बैठकर जीवन के दर्शन पर बहस करते, और कभी गर्मियों की हवा में लेटकर सपने बुनते, बिना किसी भय या संदेह के। नील को किचन में एक्सपेरिमेंट करने का शौक था। विवेक किताबों में डूबा रहता, और आरव पूरी तरह आश्वस्त था कि वो घर उसके लिए एक शानदार सौदा साबित हुआ है। लोग बेवजह डरते हैं, वो अक्सर कहता, डर हमारे दिमागर का खेल है। ये मकान नहीं, हमारे सोचने का तरीका भूत बनाता है। लेकिन डर की सबसे खतरनाक बात यही होती है, वो तब आता है जब आप पूरी तरह निश्चिंत हो चुके होते हैं। और इस बार भी वो कदमों की आहट बनकर ही आने वाला था। तीसरे महीने की शुरुआत के साथ ही सब कुछ वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। कम से कम आरव के लिए शुरुआत बहुत मामूली सी थी। ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। सीढ़ियां चढ़ते वक्त
या बाथरूम के बाहर खड़े होकर। हर बार जब वह मुड़ता तो वहां कोई नहीं होता, सिर्फ दीवारें और एक अजीब सी चुप्पी। पहले पहल उसने इसे नजरअंदाज किया, सोचा थकान है, दिमाग खेल कर रहा है। लेकिन फिर वो एहसास दोहराया जाने लगा। रात को जब वह कमरे में अकेला होता तो कभी कभी लगता कि कोई सांस ले रहा है, बहुत नजदीक से, जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन परछाई तक नजर नहीं आती। सबसे अजीब बात तब हुई जब एक रात डिनर के बाद उसे पूरे घर में सड़ांध सी एक गंध महसूस हुई, जैसे कोई मरा हुआ जानवर सड़ रहा हो। उसने नील और विवेक से पूछा, तुम्हें भी अजीब सी बदबू आ रही है क्या? दोनों ने नाक सूंघते हुए कहा, नहीं यार, सब ठीक है, तू ज्यादा सोच रहा है शायद। पर वो गंध आरव की नाक में अटक गई थी, साफ महसूस होती, मगर सिर्फ उसी को। धीरे धीरे इन बातों ने उसकी नींद पर असर डालना शुरू कर दिया। रात को करवटें बदलते हुए उसे लगता जैसे कमरे की खामोशी के बीच कोई है जो जाग रहा है, जो बस इंतजार कर रहा है। पर आरव ने किसी से कुछ नहीं कहा। न विज्ञान ने उसका साथ छोड़ा था, न तर्क ने। उसने खुद को समझाया, शायद दिमाग थक गया है, शायद ये सब सिर्फ मेरा वहम है। पर डर की सबसे गहरी परछाई वही होती है जो सिर्फ तुम्हें दिखती है और किसी और को नहीं। उस रात कमरे में सन्नाटा था। तीनों अपनी अपनी किताबों में डूबे हुए थे। नील नोट्स बना रहा था, विवेक हेडफोन लगाए कुछ सुन रहा था, और आरव खिड़की की ओर मुंह किए अपने जूलॉजी के चैप्टर में खोया था। खिड़की बाहर खुले आकाश की ओर देखती थी, जहां सिर्फ ऊंचाई थी और अंधकार। अचानक आरव की आंखें पन्नों से हटकर खिड़की पर ठहर गईं। वो पल मानो सांसें थम गई हों और समय जैसे जड़ हो गया हो। खिड़की के बाहर एक साया लटका हुआ था, उल्टा, सिर नीचे, हाथ बेजान से लटकते हुए, और आंखें सीधे आरव की ओर टिकी हुई। उन आंखों में न पलकें थीं, न जीवन, बस एक गहराई, जैसे किसी कुएं के तल में झांक रहा हो। आरव की चीख कमरे में गूंज उठी, नील, विवेक, देखो, खिड़की पर कोई है वहां। विवेक हड़बड़ाकर खड़ा हुआ, नील भी उसकी तरफ दौड़ा। तीनों ने तुरंत खिड़की की तरफ देखा, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। कोरी हवा और कांच पर ठंड की हल्की नमी। क्या हुआ यार? नील ने घबराकर पूछा। आरव कांपते हुए बोला, वो कोई था, उल्टा लटका हुआ, वो मुझे देख रहा था, उसकी आंखें। विवेक ने उसकी बात काटते हुए कहा, शायद तू ज्यादा पढ़ाई कर रहा है, थक गया है, कुछ नहीं था वहां। पर मैंने देखा था, आरव ने दोहराया। उसकी आवाज में अब खुद को यकीन दिलाने की कोशिश थी। तीनों तुरंत छत की ओर भागे, जहां से खिड़की के बाहर कोई लटक सकता था, लेकिन वहां कुछ नहीं था। न कोई निशान, न कोई आवाज, बस खामोश अंधेरा। आरव वहीं छत के कोने में खड़ा रहा। अब वो उलझन में था, क्या सच में उसने कुछ देखा था, या उसका दिमाग अब सचमुच उसे धोखा देने लगा था। पर जो भी था, अब कुछ बदल चुका था। वो अचानक ही हुआ था। एक फोन आया और आरव और नील को उसी शाम अपने अपने गांव निकलना पड़ा। मकान में अब विवेक अकेला रह गया था। बस 2-3 दिन की बात है। आरव ने जाते समय कहा था, कुछ दिक्कत हो तो आंटी को बुला लेना या शुक्ला भैया के पास चले जाना। विवेक हंस पड़ा था। अब तुम लोग भी डरपोकों जैसी बातें कर रहे हो, जाओ, मैं देख लूंगा। पहले दिन सब सामान्य था, दूसरे दिन भी, लेकिन फिर तीसरे दिन से विवेक का फोन उठना बंद हो गया। न कोई कॉल रिसीव, न कोई मैसेज का जवाब। आरव और नील ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार फोन बजता रहा, पर कोई जवाब नहीं मिला। चौथे दिन जब दोनों कॉलेज पहुंचे तो विवेक सामने से आता दिखाई दिया, पर वो विवेक नहीं था जिसे वे जानते थे। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं, आंखें लाल और थकी हुई, जैसे कई रातों से ठीक से सोया ना हो, और चाल ऐसी जैसे वो किसी अदृश्य डर से पीछा छुड़ाकर चल रहा हो। आरव दौड़कर उसके पास गया, तू ठीक है ना? फोन क्यों नहीं उठा रहा था? विवेक बस एक ही बात दोहराता रहा, मैं उस रूम में वापस नहीं जाऊंगा,
मैं वहां नहीं रुक सकता। नील ने उसे बैठाया, पानी पिलाया, लेकिन विवेक कुछ भी साफ साफ नहीं बोल पाया। न उसने बताया कि हुआ क्या, ना ही उसने किसी चीज को शब्दों में उतारा। बस एक बात थी जो उसकी आवाज में बार बार लौटती। वो चीज वो सिर्फ आरव को नहीं दिख रही थी। उसी शाम वो मकान से अपना सामान उठाने गया। आरव और नील साथ जाना चाहते थे, लेकिन विवेक ने साफ मना कर दिया। मैं अकेले ही ठीक हूं, पर दोबारा वहां नहीं लौटूंगा। वो कमरा अब खाली था, पर उसमें उस एक रात की चुप्पी दर्ज हो चुकी थी। आरव की सोच अब हिल चुकी थी। उसका सबसे तार्किक दोस्त अब तर्क से भाग रहा था। और तब उसने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या सच में कुछ है वहां? विवेक के जाने के बाद अब कमरे में सिर्फ आरव और नील बचे थे। हालात थोड़े असहज तो हो गए थे, लेकिन दोनों ने तय किया था कि अब किसी भी डर को खुद पर हावी नहीं होने देंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। काली पूजा और दिवाली की छुट्टियां आ गईं और नील को घर लौटना पड़ा। तू भी चल ले आरव, घर पे सब इंतजार कर रहे होंगे, नील ने कहा। आरव ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। नहीं यार, कुछ पढ़ाई बाकी है, और वैसे भी मुझे अकेले रहने की आदत हो गई है। अब वह घर में अकेला था। दिवाली की शाम थी। शहर रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन आरव के कमरे में हल्का सा अंधेरा पसरा हुआ था। वो बाजार गया और खास दिवाली स्पेशल मांसाहारी खाना लेकर आया। बिरयानी, तंदूरी और कोल्ड ड्रिंक। कविता आंटी और शुक्ला भैया दोनों बाहर थे। मोहल्ला जैसे खाली सा लग रहा था। खाने के बाद आरव छत पर चला गया। पूरा शहर नीचे था, चमकता, जगमगाता हुआ। उसने हेडफोन लगाए, अपनी पसंदीदा सॉन्ग लिस्ट प्ले की और चुपचाप रात की रोशनी निहारने लगा। वो पल शांत, सुंदर और अकेलेपन से भरा था। लेकिन जैसे जैसे रात गहराई, हवा ठंडी होती गई। घड़ी की सुइयां 1:30 रात का समय दिखा रही थीं। आरव धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। जैसे ही वह सीढ़ियों से अपने कमरे की ओर मुड़ा, उसे एक अजीब एहसास हुआ, जैसे कोई उसके पीछे से होकर आगे निकल गया हो। कोई ठंडा, तेज और बेहद भारी। आरव वहीं ठिठक गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। हवा जैसे कुछ कह रही थी। कोई सरसराहट नहीं, लेकिन एक सन्नाटा जो कानों में चुभने लगा। उसके पास कोई नहीं था, पर वो अकेला नहीं था। वो ठंडी ऊर्जा उसके सीने से आर पार हो गई थी, जैसे कोई अदृश्य चीज उसकी आत्मा को छू गई हो, या फिर उसे भीतर से झांक रही हो। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं था, लेकिन उस क्षण से अब वह सिर्फ मकान में नहीं रह रहा था। अब मकान उसके अंदर रहने लगा था। जैसे ही आरव सीढ़ियां उतरने लगा, उसके पैरों में अजीब सी कंपी दौड़ गई। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से कुछ छीनता जा रहा हो। उसका संतुलन लड़खड़ाने लगा। घुटनों में जान नहीं थी और पीठ से पसीने की एक ठंडी धार बहने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी ऊर्जा चूस रही हो। उसने किसी तरह दीवार का सहारा लिया, पर आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। चारों ओर की रोशनी अब बुझने लगी थी, या शायद उसकी आंखों से ही सब कुछ गायब हो रहा था। वो लड़खड़ाता हुआ कमरे के भीतर घुसा। दरवाजा बंद करने की ताकत भी नहीं बची थी। वो सीधा पलंग पर गिर पड़ा, और गिरते ही उसके शरीर ने जैसे काम करना बंद कर दिया। सांस चल रही थी, पर एहसास नहीं। आंखें बंद थीं, पर मन में तूफान था। उसकी पूरी देह सुन्न हो चुकी थी। न कोई दर्द, न कोई हरकत, जैसे शरीर में आत्मा नहीं बची हो। बस एक खाली खोल पड़ा हो बिस्तर पर। महज 2-3 मिनट में ही वो गहरी नींद में चला गया, या शायद किसी और दुनिया में। पर यह नींद सुकून की नहीं थी, बल्कि तूफान से पहले की चुप्पी। कुछ आने वाला था, कुछ ऐसा जो अब सिर्फ सपनों तक सीमित नहीं रहेगा। रात के किसी अनजान पहर आरव की आंखें अचानक खुल गईं। न कोई आवाज, न कोई झटका, बस एक बेचैनी जिसने उसकी नींद तोड़ी। कमरे में सन्नाटा पसरा था।
लेकिन उस सन्नाटे में भी उसे लग रहा था कि वो अकेला नहीं है। उसने धीमी आंखों से चारों ओर देखा। कमरे का अंधेरा घना था, पर इतना भी नहीं कि पास वाला बेड न दिखे। और वहीं कुछ था। कोई बैठा था उस बेड पर, झुका हुआ, कांपता हुआ और गले से एक अजीब सी रुलाई निकालता हुआ। आरव की नींद जैसे पूरी खुल चुकी थी। उसने ध्यान से देखा। वो वही बेड था जिस पर कभी विवेक सोता था, और अब उस पर कोई बैठा जोर जोर से रो रहा था। एकदम अधमरी आवाज, न पूरी इंसानी न पूरी परछाई जैसी। आरव झटके से उठ बैठा। कौन है वहां? उसकी आवाज खुद से भी अनजानी लग रही थी। लेकिन जैसे ही उसने लाइट जलाने के लिए बटन दबाया, कमरा खाली था। कोई नहीं, सिर्फ सन्नाटा और एक अंधकार जो लाइट जलने के बावजूद कमरा छोड़ने को तैयार नहीं था। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके नथुनों से टकराई वही गंध, सड़ी हुई मांस की, जले हुए खून की, या शायद मौत की गंध। एक बार फिर वही बदबू जो उसने पहले भी महसूस की थी, लेकिन इस बार ज्यादा गहरी, ज्यादा जिंदा, जैसे कमरे की हर दीवार से टपक रही हो। आरव ने अपनी नाक दबा ली, लेकिन गंध जैसे उसके भीतर घुस गई थी। ये अब महज गंध नहीं थी, ये किसी की मौजूदगी थी, किसी की जो मर चुका था पर भी वहां था। आरव बिस्तर पर बैठा था, अभी भी सांस रोककर उस बदबू से लड़ता हुआ कि तभी उसे अपने हाथों पर कुछ ठंडी ठंडी बूंदें महसूस हुई। धीरे से हाथ ऊपर किया, हथेलियां गीली थीं। कुछ काला गाढ़ा तरल टपक रहा था। उसने उंगलियों से उसे छुआ, बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी। लेकिन यह पानी नहीं था, यह कुछ और था, एक सड़ा हुआ गाढ़ा पदार्थ जिससे वही बदबू आ रही थी जो आरव के जहन में रातों से चिपकी थी। सड़ी हुई आत्माओं की बदबू। वो हड़बड़ाकर खड़ा हुआ, लेकिन तभी एक बूंद उसकी गर्दन पर आकर गिरी। ठंडी, इतनी ठंडी कि पूरे शरीर में झटका दौड़ गया। उसका सिर ऊपर की ओर उठा, और जो उसने देखा वो दृश्य उसकी चेतना को चीर कर रख देने वाला था। छत पर एक इंसान उल्टा लटका हुआ था। उसका शरीर झूल रहा था, बाल नीचे की ओर बिखरे हुए, और आंखें, वो आंखें किसी इंसान की नहीं थीं, पीली, चमकदार, सीधी आरव की आत्मा में घुसी चली जा रही। उसका मुंह खुला था, और उसी में से वो काला तरकरा बूंद दर बूंद ठीक आपके वर। न तो चीख सका, न भाग सका, जैसे शरीर किसी अदृश्य जाल में जकड़ा हो। उस लटके हुए इंसान का चेहरा अब और नीचे आ रहा था, हर बूंद के साथ जैसे उसका डर भी और गहरा होता जा रहा था। आरव की आंखें उस लटके हुए चेहरे पर अटक गई थीं, पीली चमकदार आंखें, और टपकता हुआ सड़ा तरल। वो न चीख सका, न हिल सका। उसका शरीर अकड़ने लगा, जैसे नसों में बर्फ भर गई हो। और फिर एक अजीब सी झंझनाहट के साथ अंधेरा उसके भीतर भरने लगा। कुछ ही पलों में उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया, और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सूरज की हल्की किरणें कमरे में आ रही थीं, मगर वह रोशनी भी उसे सुकून नहीं दे रही थी। उसका पूरा शरीर थरथरा रहा था, पसीने से भीगा हुआ और तेज बुखार में तपता हुआ। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि पिछली रात क्या असली था और क्या सपना। लेकिन यह सब यही नहीं रुका। अगले 3 दिन वह तेज बुखार में जलता रहा, और हर बार जब आंखें बंद करता, वो चेहरा, वही उल्टा लटका चेहरा उसके सामने आ जाता। पीली आंखें, हर बार और पास और डरावनी। हर रात आरव की आत्मा को जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। और जब वह आखिरकार चौथे दिन अपने गांव लौटा, तो वह आरव नहीं था जो कभी तार्किक था, तर्कशील था। उसकी चाल डगमगाई हुई थी, चेहरा पीला और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, जैसे डर उसके शरीर से निकलकर उसकी शक्ल पर लिख चुका हो। उसकी आत्मा अब कांपती थी,
हर सांस के साथ एक परछाई चलती थी उसके पीछे। गांव लौटने के 2 दिन बाद जब बुखार थोड़ा उतरा और बदन में हल्की ताकत लौटी, आरव ने अपनी मां को सब कुछ बता दिया। हर डर, हर परछाई, वो लटकता हुआ चेहरा और 3 रातों का वो तांडव। मां ये सब सुनकर घबरा गईं। उनके चेहरे से जैसे सारा खून उतर गया हो। ये कोई सामान्य चीज नहीं है बेटा, ये कुछ बहुत भारी है, उन्होंने कहा और तुरंत उसे गांव के पास रहने वाले गुरुजी के पास ले गईं। गुरुजी ने आरव की हालत को देखा, उसके माथे पर हाथ रखा, फिर कुछ देर तक मंत्र बुदबुदाते रहे। तू उस जगह से कुछ साथ ले आया है बेटा, गुरुजी ने धीरे से कहा। वो तेरी आत्मा से जुड़ने की कोशिश कर रहा था। अगर समय रहते कुछ न किया जाता तो। वो वाक्य अधूरा छोड़ दिया। गुरुजी ने एक पूजा रखवाई और अंत में आरव को एक ताबीज दिया, काले धागे में बंधा हुआ, जिसमें राख और पवित्र सूत्र बंद था। इसे हमेशा पहनकर रखना, उन्होंने सख्त लहजे में कहा। धीरे धीरे आरव को वो चेहरा दिखना बंद हो गया। वो पीली आंखें अब सपनों में नहीं आती थीं। कमरे की दीवारें जो कभी उस पर झुकती थीं, अब शांत लगती थीं। मगर अंदर, उसके भीतर जो डर समा गया था, वो अभी भी वहीं था, सांस लेता हुआ चुपचाप। कुछ दिन बाद नील जब वापस आया तो आरव ने उसे पूरी सच्चाई बता दी। हर छोटी बड़ी बात, हर परछाई, हर बार की गंध, हर सपने का आतंक। नील ये सब सुनकर सन्न रह गया। दोनों देर रात तक उस मकान की बातें करते रहे और आखिर में एक निर्णय लिया। अब हम उस कमरे में वापस नहीं जाएंगे, चाहे कितनी भी सस्ती डील हो। वो जगह अब सिर्फ एक मकान नहीं, एक जाल है। और आखिरकार जो मकान कभी उन्हें सबसे सस्ती और सही जगह लगा था, अब एक ऐसा नाम बन चुका था जिसे वे दोबारा लेने की सोच भी नहीं सकते थे। आरव ने नील को हर एक बात तफसील से बताई। वो बदबू, वो ठंडी बूंदें, वो छत से लटकता चेहरा जिसकी पीली आंखें आरव के सपनों में उतर आई थीं। नील कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन तेरी हालत देखकर लग रहा है कि तू जो भी कह रहा है वो सच है। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, डर और उलझन का मेल। हम वहां एक रात भी नहीं रुक सकते, नील ने 2 टूक कहा। फिर उसी दिन वे दोनों मकान की साफ सफाई कर अपना सामान पैक करने लगे। कमरे में कुछ पल के लिए एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे दीवारें खुद उन दोनों को जाते देख रही हों, शायद उन्हें रोकना चाह रही हों। कविता आंटी को उन्होंने किराया देकर बिना कोई सवाल किए चुपचाप मकान खाली कर दिया। शुक्ला भैया से विदा लेते वक्त उन्होंने बस एक ही बात कही, आप सही थे, वहां कुछ था। शुक्ला भैया बस धीरे से मुस्कुराए और बोले, हर घर घर नहीं होता बेटा, कुछ दरवाजे सिर्फ बाहर से नहीं भीतर से भी बंद होते हैं। आरव और नील अब अपने रिश्तेदार के घर शिफ्ट हो गए थे, कई किलोमीटर दूर, उस घर से, उस डर से, उस रूह से। मगर एक सवाल अब भी उनके जहन में घूमता था, आखिर उस मकान में हुआ क्या था? कुछ हफ्तों बाद जब चीजें थोड़ी सामान्य हो चुकी थीं, आरव और नील ने तय किया कि अब विवेक से खुलकर बात करनी चाहिए। एक शांत दोपहर वे तीनों एक पुराने कैफे में बैठे थे, जहां पहले सिर्फ हंसी गूंजती थी, अब गूंज रहा था डर का अक्स। आरव ने सीधी बात की, विवेक, जो भी तूने देखा अब बता दे, हम तुझे पूरी तरह समझते हैं। विवेक ने कुछ पल आंखें झुकाकर रखी, फिर एक लंबी सांस ली और बोला, जो तुम दोनों के साथ हुआ वही सब मेरे साथ भी हुआ था। आरव और नील एक दूसरे को देखने लगे, जैसे किसी अनकहे डर की पुष्टि मिल गई हो। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हें लगता था मैं मजाक कर रहा हूं या तुम लोग हंस दोगे, और उस वक्त मैं बहुत डरा हुआ था। उस रात जब मैं अकेला था, मैं खिड़की के पास बैठा पड़ रहा था, तभी मेरी नजर गई और खिड़की के बाहर वो उल्टा लटका चेहरा था। विवेक की आंखें सुर्ख हो गई थीं, उसके शब्द कांप रहे थे। वो आंखें, वो चेहरा
ऐसा लगा जैसे वो मुझे देख नहीं रहा था, बल्कि मुझे पी रहा हो। नील कांपता हुआ बोला, मतलब उसने? हाँ, विवेक ने कहा। ऐसा लगा जैसे मेरी रूह बाहर खींच रही हो। मैं जमीन पर गिरा, सांस नहीं ले पा रहा था, और फिर बस बेहोशी। सुबह जब आंख खुली तो मैं बस भाग जाना चाहता था। तीनों अब एक कड़वा सच स्वीकार कर चुके थे कि जो हुआ वो कोई भ्रम नहीं था। वो साया, वो मकान, वो सब कुछ हकीकत था। विवेक ने अंत में कहा, जो भी वहां है वो सिर्फ दिखता नहीं, वो तुम्हारे अंदर तक उतर आता है। आरव, नील और विवेक अब सिर्फ डर से भागने नहीं, बल्कि सच का सामना करने का फैसला कर चुके थे। तीनों ने तय किया कि उन्हें अब मकान मालकिन कविता आंटी से सीधे बात करनी होगी। एक रविवार की दोपहर वे कविता आंटी के नए घर पहुंचे, जो पुराने मकान से कुछ दूर था। कविता आंटी ने उन्हें देखकर हल्की मुस्कान दी, लेकिन जब उन्होंने कहा हमें उस मकान के बारे में बात करनी है, तो उनकी आंखों में कुछ झिझक उभर आई। आंटी ने कहा, अब तुम लोग तो सही सलामत हो ना, फिर क्या जानकर क्या करोगे? लेकिन जब आरव ने पूरी घटना विस्तार से बताई, वो उल्टा लटका चेहरा, वो बदबू, वो साया, वो थकान, तो कविता आंटी का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। कुछ पल सन्नाटा छाया रहा, फिर वह धीमे स्वर में बोली, तुम लोग अकेले नहीं थे। इससे पहले भी ऐसे किराएदार आए थे जो कुछ हफ्तों में रातों रात चले गए। किसी ने कुछ नहीं बताया, बस चाबी रखकर चले जाते थे। नील ने पूछा, पर आंटी आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? कविता आंटी ने कुछ अनकहे दर्द से भरे शब्दों में कहा, मैं खुद नहीं जानती कि वो क्या है, पर हाँ, कुछ है उस मकान में, कुछ ऐसा जो सबके साथ कुछ न कुछ कर जाता है। विवेक गुस्से से बोला, आप जानती थी और फिर भी किराया लेती रही। कविता आंटी की आंखों में आंसू आ गए। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। वो घर मेरे पति की आखिरी निशानी है, और वो मंदिर शायद वहीं कुछ छुपा है जिसके बारे में मैं खुद भी कुछ नहीं जानती। तीनों दोस्तों को अब एहसास हो गया था कि इस मकान की दीवारों में सिर्फ ईंटें नहीं, बल्कि छुपे हुए रहस्य और बचे हुए डर की परतें थीं। रेजिडुअल मेमोरी, जो वहां से निकलने के बाद भी उनके जहन में जिंदा थी। कविता आंटी से मिली अधूरी सच्चाई के बाद आरव, नील और विवेक का ध्यान गया शुक्ला भैया की ओर, वही पड़ोसी जिन्होंने पहली बार उन्हें चेताया था, अकेले मत रहना इस घर में। तीनों सीधा उनके घर पहुंचते हैं। शुक्ला भैया दरवाजे पर आते ही सब कुछ समझ जाते हैं। उनकी आंखों में अब भी वो अनकहा डर छिपा था, लेकिन शायद अब वक्त था सारे जवाबों का। भारी सांस लेते हुए वो बोले, मैं जानता था ये दिन फिर आएगा। फिर धीमी आवाज में उन्होंने एक किस्सा सुनाया, एक ऐसा किस्सा जो इस घर की दीवारों में गूंजता था, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता था। कुछ साल पहले यहां एक रघु नाम का लड़का रहता था, शांत, साधा हुआ, पढ़ाई में तेज। उसकी एक लड़की से दोस्ती थी, पर कुछ लड़कों को यह पसंद नहीं आया। शुक्ला भैया की आवाज कांप रही थी। एक रात उन लड़कों ने रघु को छत पर बुलाया, उसे बुरी तरह पीटा, फिर उसे उल्टा लटका दिया छत के लोहे के पाइप से। 3 दिन तक वो वहीं सड़ता रहा। बदबू पूरे मोहल्ले में फैल गई थी। जब तक लोग ऊपर पहुंचे, उसका चेहरा पहचानना भी मुश्किल था। तीनों दोस्त सांस रोके सुनते रहे। विवेक की गर्दन अपने आप पीछे खिंच गई, मानो वो चेहरा फिर से उसकी आंखों में उतर आया हो। उसी के बाद से हर किराएदार कहता रहा, वो छत पर कुछ चलता है, वो खिड़की पर कोई उल्टा लटका दिखता है। वो सड़ी बदबू और वो पीलापन। शुक्ला भैया की आंखें भर आईं। शायद रघु की आत्मा उसी अवस्था में फंसी रह गई है, उल्टी, टूटी, तड़पती। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीरे से कहा, हम सबने उसे देखा है, उसी हालत में, उसी चेहरे में। अब यह कहानी सिर्फ डर की नहीं, एक अधूरी आत्मा की त्रासदी थी, जो न्याय भी नहीं मांगती, बस
किसी को फिर से उसकी पीड़ा न सहनी पड़े। शुक्ला भैया की आंखें दीवार पर टिकी थीं, मानो उन्हें अब भी छत पर कुछ हिलता हुआ दिख रहा हो। तीनों दोस्त निःशब्द खड़े रहे, जैसे वक्त की धड़कन थम गई हो। जब रघु की बॉडी मिली थी, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तो सिर्फ उसका शरीर नहीं सड़ा था, उसके साथ साथ इस घर की हर दीवार, हर ईंट कुछ अंदर से गल गई थी। रघु की सड़ी हुई लाश को 3 दिन तक किसी ने नहीं छुआ, और जब शव नीचे उतारा गया तो कई दिनों तक पड़ोसी एक अजीब बीमारी से ग्रस्त रहे। बुखार, थकावट और अजीब सपने। डॉक्टर कहते थे ये संयोग है, पर मैं जानता हूं वो सिर्फ बीमारी नहीं थी, वो उसकी मौजूदगी थी। पुलिस ने केस रजिस्टर तो कर लिया, मीडिया की 1-2 खबरें आईं, पर धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ गया। असलियत कभी सामने नहीं आई। किसी ने कभी यह नहीं बताया कि उसे क्यों मारा गया। क्या वो महज नफरत थी या कुछ और? इसके बाद जो भी इस मकान में आया, उसे एक ही चीज दिखी, वही साया, उल्टा लटका हुआ, छत पर झूलता, पीली चमकती आंखों वाला। और तब से एक और बात शुरू हुई, नीचे बने छोटे मंदिर की मनाही। जो वहां गया वो बीमार पड़ा, कुछ तो पागल हो गया। किसी ने कहा वहां कुछ नरबली जैसी चीज हुई थी, लेकिन कोई कुछ साबित नहीं कर पाया। वो मंदिर अब भी वहीं था, बंद, शांत और भयानक। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वहां कोई सांस ले रहा हो, पर जीता ना हो। शुक्ला भैया की आवाज कांपने लगी। इस घर में रहना सिर्फ एक किराएदार होना नहीं है, ये उस आत्मा के साथ साझा करना है जो अब भी उसी हालत में अटका है, सड़ा हुआ, उल्टा और प्यासा। तीनों दोस्त अब समझ चुके थे, जो वो महसूस कर रहे थे वो महज डर नहीं था, वो एक कहानी थी जो आज तक पूरी नहीं हुई। आरव अब उस मोहल्ले से बहुत दूर रह रहा था, पर वो मकान, वो रातें अब भी उसके जहन से नहीं जाती थीं। मैं हूं आपका होस्ट गिरीश, और ये थी एक ऐसी कहानी जो सिर्फ आरव की नहीं थी। ये कहानी थी उस डर की जो दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस होता है। अब सवाल आपसे, अगर आप आरव की जगह होते तो क्या आप वहां और एक रात रुकते? क्या आप उस बदबू को वहम मानते, या किसी उल्टे लटके चेहरे से आंखें मिला पाते? कुछ लोग कहेंगे ऐसी बातें सिर्फ कहानियों में होती हैं, लेकिन सोचिए, अगर ये सब कभी आपके साथ हो जाए तो क्या हम सच में जान पाए हैं कि इस दुनिया में क्या क्या मौजूद है, या फिर जो नहीं दिखता हम बस मान लेते हैं कि वो होता ही नहीं? डर दिखाई नहीं देता, वो बस महसूस होता है। तो अब बताइए, अगर आप आरव की जगह होते तो क्या करते? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए।